हेलो पीपल। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे तुगलक डायनेस्टी के बारे में। तो देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने अपना ख़त्म कर लिया था अलाउद्दीन खिलजी वाली डायनेस्टी को। कौन सी डायनेस्टी थी वो? हमारी खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, अब हमारी तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट होती है। तो देखिए, उससे पहले जो खिलजी डायनेस्टी के वक्त में जो उसका आखिरी रूलर था खुसरो शाह। तो जो खुसरो शाह था उस वक्त इक़्तिदार था एक पंजाब का जिसका नाम था गाजी मलिक। ये खुसरो शाह काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर शासक था, नाकारा शासक था एकदम। तो फिर इसे इक़्तिदार ऑफ पंजाब उस वक्त जो था वो गाजी मलिक ने डिथ्रोन कर दिया था और खुद राजा बन गया था। और फिर गाजी मलिक ने ही किसकी स्थापना करी? तुगलक डायनेस्टी की। तो अब देखिए, तुगलक डायनेस्टी की स्थापना हुई 1320 और वो चली कब तक? 1414 के तक। और इस डायनेस्टी को सबसे ज़्यादा राज करने वाली डायनेस्टी कहा जाता है। दिस डायनेस्टी हैज़ द लॉन्गेस्ट रूलिंग पीरियड इन दिल्ली सल्तनत। और जो इसका फाउंडर है वो कौन है? देखिए, गाजी मलिक इसका फाउंडर है। जब ये राजा बना तो इसने अपना नाम कौन सा रखा? वैसे तो इसका नाम गाजी मलिक था, पर इसने जब राजपाट संभाला तो इसने अपना नाम गियासुद्दीन तुगलक रखा। ऐसे इसका एक्चुअल नेम जो था वो गाजी मलिक था। ठीक। ही फाउंडेड अ सिटी नेम तुगलकाबाद इन दिल्ली। और इसने एक सिटी की स्थापना करी, तुगलकाबाद, जो कि प्रेजेंट टाइम दिल्ली में है। और ही वॉज फर्स्ट सुल्तान टू बिल्ड ही वॉज फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत हु बिल्ड कैनाल्स फॉर इरीगेशन। और यह प्रथम शासक था दिल्ली सल्तनत का जिसने कैनाल्स वगैरह बनवाई थी इरीगेशन पर्पज़ की वजह से। इन 1321 ही सेंट हिज सन जोना खान टू वारंगल मिशन एंड ही एडेड वारंगल इन दिल्ली सल्तनत। 1321 के अंदर गियासुद्दीन तुगलक या फिर गाजी मलिक का ही एक पुत्र था जिसका नाम जोना खान था। उसने अपने पुत्र जोना खान को भेजा वारंगल मिशन के ऊपर ताकि वह वारंगल को अपने उसमें मिला सके। और जोना खान ने वारंगल को अपने दिल्ली सल्तनत यानी अपने साम्राज्य में मिला दिया। और उसने जोना खान ने वारंगल का नाम बदल के क्या कर दिया? सुल्तानपुर। और फिर 1324 जोना खान अटैक जाजपुर। जोना खान ने जाजपुर पर अटैक कर दिया। उस वक्त पर जो जाजपुर का जो राजा हुआ करता था उसका नाम भानुदेव द्वितीय हुआ करता था। यह हमें किससे पता चलता है? राजमुंदरी के अभिलेख से पता चलता है। और उसके अंदर उसे कौन सा टाइटल दिया गया है? उलूग खान का टाइटल दिया है विश्व का खान। ठीक है। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया वॉज अ फेमस सूफी सेंट कंटेम्प्रेरी टू गियासुद्दीन तुगलक। अब देखिए, जो एक काफ़ी ही ज़्यादा महान हस्ती थे जिनका नाम, महान संत थे जिनका नाम हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया था, जो कि बहुत फेमस संत थे उस टाइम के। और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का काफ़ी ही ज़्यादा फॉलोअर्स थे और वह काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पर उनकी ख्याति थी। और गियासुद्दीन तुगलक तो राजा था ही। तो बेसिकली इन दोनों के बीच में थोड़ी अनबन रहती थी, गियासुद्दीन तुगलक के बीच में, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के बीच में। इन दोनों के बीच में थोड़ी अनबन रहती थी। मतलब ये लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की साजिश में लगे रहते थे। दोनों में से किसी को भी मौका लगता था तो फिर ये लोग एक दूसरे को नीचा दिखाते थे। तो 1325 के अंदर क्या हुआ कि गियासुद्दीन तुगलक जो था, जो ये गियासुद्दीन तुगलक था, उसे कहाँ जाना पड़ा? एक रिवोल्ट हो गया था बंगाल के अंदर जिसका नाम था बुगरा खां का विद्रोह, रिवोल्ट ऑफ बुगरा खान। तो क्या हुआ कि अपना गियासुद्दीन तुगलक जो था या फिर गाजी मलिक जो था वो वहाँ पे चला गया बंगाल, दिल्ली छोड़ के। तो जब वह दिल्ली छोड़ के गया तो फिर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने ये ऐसा कह दिया कि अब वो चला गया है, अब वो बंगाल चला गया है, अब वो वापस नहीं आएगा कभी। अब आप उसके बेटे जोना खान को ही अपना राजा मान लीजिए। उसने प्रजा से ऐसा कहा और उसने जोना खान को राजा, और उस वक्त तक जोना खान को प्रजा ने राजा मान लिया और घोषित कर लिया। ठीक है। अब क्या होता है कि जब ये बात उसे पता चलती है, बंगाल में गियासुद्दीन तुगलक को पता चलती है
किसी राजदूत से, तो वह वहाँ से अपना राजदूत भेजता है और गुप्तचर भेजता है किसके पास, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के पास। और वह राजदूत कहता है कि उन्होंने जो यानी गाजी मलिक ने यह संदेश भिजवाया है कि उनके दिल्ली आने से पहले आप दिल्ली खाली कर देना, वरना आपको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया कहते हैं कि अभी दिल्ली दूर है, आओ तो सही तुम उससे पहले, वो ये कह देते हैं। तो जब वो आ रहे होते हैं तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने दिल्ली नहीं त्यागा। और तुगलकाबाद के अंदर जब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया अभी देखिए, गयासुद्दीन तुगलक जब लौट के आ रहा होता है तो तुगलकाबाद के अंदर उसके वापस आने की खुशी में एक बहुत ही भव्य लकड़ी का पैलेस बनवाया जाता है, एक लकड़ी का महल बनवाया जाता है और दरख्वास्त की जाती है गयासुद्दीन तुगलक से कि वह उसके अंदर रहे और बताए कि उन्हें पसंद आया कि नहीं आया। तो जब इसे देखकर गयासुद्दीन तुगलक बहुत खुश होता है, और जब वह उसके अंदर जाता है तो किसी कारणवश, और माना ऐसा जाता है इतिहासकारों के अनुसार कि वहाँ पर एक हाथी था जो पागल हो जाता है और उसके अंदर ठोकर मार देता है, जिस वजह से वो पूरा लकड़ी का महल ढह जाता है और गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो जाती है। तो इन्होंने जैसे पहले ही, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि वह चला गया है, अब कभी वापस नहीं आएगा, अब आप उसे ही राजा मान लीजिए, और उसकी यहाँ आने से पहले ही मृत्यु हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जाके हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की जो भविष्यवाणी थी वो सच हो जाती है। और ऐसा कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि हो सकता है कि ये रची रचाई साजिश भी थी। अब आती है मोहम्मद बिन तुगलक की बात। द एक्चुअल नेम वॉज जोना खान। देखिए, हमने पहले पढ़ा मोहम्मद वो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, जिसका नाम मलिक गाजी मलिक था। अब गाजी मलिक का ही पुत्र हमने बताया जो जोना खान था। जोना खान ने अपना राजाभिषेक किस नाम से कराया? मोहम्मद बिन तुगलक ने नाम से कराया उसने, और बल्कि उसका जो एक्चुअल नेम था वो क्या था? जोना खान। ही इज़ कॉल्ड एज इंसेन सुल्तान। जोना खान को पागल सुल्तान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? पहली बात तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ये जोना खान था ये बहुत ही ज़्यादा सिद्ध पुरुष था। इसके पास इतना ज्ञान था, मतलब इसे बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान रहता था, इसने काफ़ी ज़्यादा पढ़ रखा था। अब वही होता है कि अब तुमने बहुत ज़्यादा पढ़ रखा है, तुम्हारी प्रजा अनपढ़ है और तुम्हारे पूरे कोर्ट मेंबर्स भी सब लोग अनपढ़ हैं, तो फिर उन लोगों को इसकी बातें समझ में नहीं आती थी जो ये कहता था। जिस जिस तरीके के एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहता था तो वो लोगों को समझ नहीं आते थे, तो उन्होंने इसे पागल की ख्याति दे दी थी। इनसेन सुल्तान कहा जाता है किसे? जोना खान को। और ये जोना खान ने है, ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ अरेबियन एंड पर्शियन लैंग्वेज। वो अरेबियन और पर्शियन लैंग्वेज का बहुत बड़ा स्कॉलर था। इन 1333 अ फेमस अफ्रीकन ट्रेवलर नेम्ड इब्न बतूता, इब्न बतूता यहाँ पर आया था, अपॉइंटेड एज ट्रेवलर यहाँ पर आए थे। कहाँ पे? मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में। और अपॉइंटेड एज जिन्हें अपॉइंट कर दिया गया था एज काजी के तौर पे बाय मोहम्मद बिन तुगलक। काजी एक पोस्ट होती थी, उस तौर पे उन्हें अपॉइंट कर दिया गया था इब्न बतूता को। कहाँ से आए थे इब्न बतूता? मोरक्को से आए थे। उन्होंने एक बुक लिखी थी इब्न बतूता ने, जिसका नाम था रहला या सफ़रनामा, रहला या फिर सफ़रनामा, जिसके अंदर उन्होंने डिस्क्राइब करा है दिल्ली को एज द मोस्ट प्रॉस्पेरस सिटी ऑफ द वर्ल्ड। जिसके अंदर उन्होंने दिल्ली को बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरस सिटी के तौर पर डिस्क्राइब करा है। और उसके बाद ही डिस्क्राइब दैट मोहम्मद बिन तुगलक हैज़ द लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी। उन्होंने उसी की अपनी किताब के अंदर ही बताया है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसकी सबसे ज़्यादा बड़ी स्टैंडिंग आर्मी है। एंटायर इंडिया वॉज कॉन्कर्ड बाय मोहम्मद बिन तुगलक एक्सेप्ट 3 प्लेसेस। उन्होंने उसी के अंदर बताया है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने पूरे इंडिया के ऊपर राज कर लिया था, केवल 3 जगह को छोड़ के। वो 3 जगह कौन सी थी? कश्मीर थी, बलूचिस्तान थी और राजपुताना था। ठीक है, अब उसके बाद इतना हमारे उसमें बताया गया। अब हम लोग पढ़ते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इस्टेब्लिश करा था एक सेक्युलर स्टेट दिल्ली के अंदर। सेक्युलर स्टेट का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष होता है वो,
उसके अंदर कोई ऐसा नहीं भाई तू हिंदू है तो तेरे को कोई एक्सटर्नल प्रिविलेज मिलेंगे और तू मुस्लिम है तो तेरे को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ेगा, ऐसा कुछ। तो उसने एक सेक्युलर स्टेट स्टैब्लिश करा था दिल्ली के अंदर। और मोहम्मद बिन तुगलक, देखिए जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है वो कहीं ना कहीं एक लिबरल माइंडसेट का होता है। तो देखिए ये राजा था जिसने सेक्युलर स्टेट इस्टेब्लिश किया। हालांकि इसने काफ़ी काम ऐसे करे जो फेल्ड हुए, जो एक्सपेरिमेंट्स फेल हुए, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पर आप माइंडसेट देखिए उस राजा का कि वो एक लिबरल माइंडसेट का राजा था एकदम। मोहम्मद बिन तुगलक वॉज फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत हु ट्राइड टू प्रोहिबिट सती प्रथा इन दिल्ली सल्तनत। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक था, यानी जो जौना खान था, वो प्रथम राजा था दिल्ली सल्तनत का जिसने जिसने जो अपने सती प्रथा है उसे प्रोहिबिटेड करने की कोशिश करी थी। और ड्यूरिंग हिज रूलिंग पीरियड मैक्सिमम रिवोल्ट हैपेंड। इसी के शासनकाल के अंदर मैक्सिमम रिवोल्ट हुए थे। साउथ इंडिया के अंदर 27 रिवोल्ट्स हुए थे और नॉर्थ इंडिया के अंदर टोटल 7 रिवोल्ट्स हुए थे। 27 + 7 टोटल 34 रिवोल्ट्स हुए थे इसके शासनकाल के अंदर। और इसी के शासनकाल के अंदर 2 नए एम्पायर्स उभर कर आए थे जिनका नाम था विजयनगर एम्पायर और बहमनी एम्पायर। इन सब के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर आते हैं हमारे, इसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। किसने एक्सपेरिमेंट किए थे? मोहम्मद बिन तुगलक ने किए थे, जिसका असली नाम क्या था? जौना खान। देखिए एक्सपेरिमेंट जो इसने करे थे, पहला इसने एक्सपेरिमेंट किया था शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी। जो मंगोलियों का सबसे जल्दी अटैक होने लगा था, मंगोल्स का बहुत जल्दी अटैक होने लगा था, फ्रीक्वेंट अटैक होने लगा था। जिस वजह से उसने सोचा कि अपनी कैपिटल वह दिल्ली से शिफ्ट करके देवगिरी कर देते हैं, लेकिन वह फेल हो गया क्योंकि लोगों को ये सब कुछ पसंद नहीं आया और जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन था वो प्रॉपर तरीके से चल नहीं पाया। और दूसरा उसने एक्सपेरिमेंट करा कि इंक्रीज इन टैक्स इन दोआब। उसने सोचा कि क्यों ना टैक्स को इंक्रीज कर दिया जाए। पर उसी साल क्या हो गया, अकाल पड़ गया और एग्रीकल्चर और इरिगेशन अकाल पड़ गया, जिसकी वजह से लोग टैक्स वगैरह तो दे नहीं पाए, इवन खाने वगैरह की भी काफ़ी ज़्यादा लालच पड़ गई थी। तो उसने फिर एग्रीकल्चर और इरिगेशन के लिए एक डिपार्टमेंट सेटअप करा जिसका नाम था दीवान-ए-खोही। फिर फेलियर ऑफ खुरासान मिशन, खुरासान अभियान की विफलता। खुरासान कहाँ पर है? ईरान में है। ऐसा कहा जाता है कि खुरासान के अंदर इंस्टेबिलिटी थी काफ़ी, तो उसने अपने सभी सैनिकों से कहा कि खुरासान को जाके अपने इसमें मिला लिया जाए, क्या कहते हैं, अपना साम्राज्य वहाँ पे स्थापित कर दिया जाए। तो वो इतना दूर था कि उसके सेनापति थोड़े से हिचकिचा रहे थे। तो उसने मोहम्मद बिन तुगलक ने या फिर जौना खान ने पूरा 1 साल का उनकी पेमेंट वगैरह सब उन्हें उसी ड्यूरेशन में दे दी। और फिर कहा जाता है कि जब उसकी पूरी सेना निकली ईरान के लिए या फिर खुरासान के लिए जब निकली, तो तभी पता चला कि वहाँ पर खुरासान में स्टेबिलिटी वापस आ चुकी है। तो उसका ये वाला मिशन भी फेल हो चुका था। अब इशिंग द टोकन करेंसी, उसने टोकन करेंसी स्टार्ट कराई थी। उसके समय पे जो सिल्वर टंकाज वगैरह चलते थे, सिल्वर के अंदर कमी आने के चक्कर में जो मोहम्मद बिन तुगलक ने सिल्वर का यूज़ बंद कराया और उसने टोकन करेंसी स्टार्ट करी थी जो लेदर कोइंस की बनती थी। तो सांकेतिक मुद्राओं का प्रचलन इन्होंने स्टार्ट करा था। और लेकिन ये फेल क्यों करा था? क्योंकि लोगों को समझ में ही नहीं आया कि ये सब कुछ क्यों बंद करा गया है, और लोगों ने ये लेदर कॉइन्स वगैरह उसी जैसों की डुप्लीकेट बनाने शुरू कर दिए थे। तो उसने सोचा था कि मैं इकोनॉमी को थोड़ा हैंडल करूँगा, थोड़ा स्टेबल करूँगा, पर वह और भी ज़्यादा बिगड़ गई थी। अ फेलियर ऑफ कराची मिशन, कराची अभियान की विफलता। कराची कहाँ पर है? कुमाऊँ उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। इन 1351 ड्यूरिंग अ रिवोल्ट इन थाथा सिंध, जो कि कहाँ पर है? सिंध के अंदर, मोहम्मद बिन तुगलक डाइड 1351 के अंदर। एक रिवोल्ट के दौरान थाता के अंदर, सिंध के अंदर मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो राजा बनता है वो कौन बनता है? फिरोज शाह तुगलक।
1351 से 1388 तक फिरोज शाह तुगलक का राज रहता है। एंड ही इज़ नोन एज द अकबर ऑफ सल्तनत पीरियड। इसे अकबर कहा जाता है सल्तनत पीरियड का। ही फाउंडेड 6 सिटीज़, उसने 6 सिटीज़ की स्थापना की थी। हिसार, हिसार जिसे प्रेजेंट टाइम फिरोज़ा से नाम से जाना जाता है। फतेहाबाद, जिस वो नहीं, फिरोज़ाबाद से नहीं, जिसने फिरोज़ फतेहाबाद फतेह खान ने करी थी। फिरोज़पुर, मतलब उसने ये ना उसके नाम पे करी थी, इन्हीं के फॉलोअर्स के नाम पे। तो जो हिसार नाम था उसने फिरोज़ा के नाम पे करा था। फतेहाबाद उसने फतेह खान के नाम पे किया था। और फिरोज़पुर, फिर फिरोज़ शाह कोटला, फिर फिरोज़ाबाद, और फिर उसने जौनापुर करी थी उसने अपने बड़े भाई के नाम पर करी थी। ये भाई था किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का। He built maximum number of canals for irrigation. He built a canal in Sirsa and planted bars of planted gardens. ठीक। फिरोज शाह destroyed जगन्नाथ टेम्पल इन उड़ीसा एंड ही लूटेड ज्वालामुखी टेम्पल इन हिमाचल प्रदेश। उसने जगन्नाथ टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया था जो कि उड़ीसा में है, और उसने ज्वालामुखी टेम्पल को लूट लिया था जो हिमाचल प्रदेश के अंदर है। He was first सुल्तान ऑफ दिल्ली who applied जजिया on ब्राह्मण्स also। देखिए पहले हमने पढ़ा था जो जजिया था वो मात्र किस पर लगाया जाता था? वो सिर्फ नॉन मुस्लिम्स उन पर लगाया जाता था जो नॉन मुस्लिम थे, ब्राह्मण नहीं थे। ब्राह्मण्स पे नहीं लगाया जाता था, विडोज़ पे नहीं लगाया जाता था, और हैंडीकैप्स पे नहीं लगाया जाता था। पर इसने तो अब सब पे लगा दी, मतलब ब्राह्मण्स पर भी लगा दिया था। ही वॉज फर्स्ट सुल्तान हु प्रोहिबिटेड सती सिस्टम। ये प्रथम सुल्तान था जिसने सती सिस्टम को प्रोहिबिट करा था। और ये है मोहम्मद बिन तुगलक वॉज फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सुल्तान हु ट्राइड टू प्रोहिबिट। इसने कोशिश करी थी सती प्रथा को रोकने की, पर उसने रोक दी थी। ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान हु प्रोहिबिटेड सती सिस्टम। ही शिफ्टेड अशोका टोपरा एंड मेरठ पिलर टू दिल्ली। जब हम लोग अशोका टोपरा पिलर पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था फिरोज शाह तुगलक ही वो राजा था जिसने टोपरा पिलर को और मेरठ पिलर को दिल्ली स्थानांतरित कराया था। ही फाउंडेड अ डिपार्टमेंट टू गिव इकोनॉमिक हेल्प टू द सिटीजन दैट वाज कॉल्ड दीवान खैरियत। उसने एक डिपार्टमेंट की स्थापना करी थी ताकि वे लोगों को इकोनॉमिक हेल्प दे सकें, जिसका नाम था दीवान खैरत। एंड ही ऑल्सो अपॉइंटेड अ हॉस्पिटल कॉल्ड दारुल शिफा। उसने एक हॉस्पिटल की भी स्थापना करी थी दारुल शिफा नाम के। ही अप्लाइड 4 टैक्सेस इन हिज रूलिंग पीरियड। उसने 4 प्रकार के कर का इस्तेमाल किया था अपने रूलिंग पीरियड के अंदर, लगाए थे, इम्पोज किए थे। तो जो पहला कर था वो था खाराज जो कि एक लैंड टैक्स था। फिर था जजिया जो कि एक टैक्स था विच वॉज पेड बाय नॉन मुस्लिम्स। और जक़ात एक टैक्स था जो कि पेड करा जाता था मुस्लिम्स के द्वारा। और जो खुम्स से वो युद्ध में लूटा गया माल था, जो वो था खुम्स। क्या था? जो युद्ध में लूटा हुआ माल है वो खुम्स कहलाता है। ये 4 टाइप के टैक्सेस थे इन इज रूलिंग पीरियड। ही कंस्ट्रक्टेड द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ कुतुब मीनार। मैंने आपको पहले बताया था कुतुब मीनार के ऊपर बिजली गिर गई थी उसके अपर मोस्ट पार्ट के ऊपर, तो उससे उसका जो ऊपरी भाग था वह ग्रसित हो गया था और टूट गया था। तो उसे दोबारा बनवाया था। किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। इन 1388 फिरोज शाह तुगलक डाइड। और 1388 से लेके 1394 यानी 6 साल के अंदर 5 सुल्तान बदले थे। फिर ऐसा कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक के मरने के बाद लड़खड़ा गया था पूरा तुगलक डायनेस्टी। और उस तब देखिए, आप देख लीजिए ना, 5 सुल्तान बदले तो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी आ गई थी किसके अंदर? तुगलक डायनेस्टी के अंदर। जो लास्ट सुल्तान था वो कौन था? नज़ीरुद्दीन महमूद था। वो नज़ीरुद्दीन महमूद था। नज़ीरुद्दीन महमूद का शासनकाल 1394 से 1414 तक रहा। और 1398 के अंदर इन्वेजन ऑफ तैमूर का आक्रमण हुआ था
जो तैमूर था वो क्या था, रूलर ऑफ समरकंद। समरकंद कहाँ पर है, उज़्बेकिस्तान के अंदर है। तो इन्वेजन ऑफ तैमूर का जो आक्रमण हुआ था, कहाँ से हुआ था, तैमूर कहाँ से बिलोंग करता था, समरकंद जो कि उज़्बेकिस्तान के अंदर है। और खिजरा खान इसी का एक वो था, मिनिस्टर ऑफ नजरुद्दीन महमूद। नजरुद्दीन महमूद का ही एक मिनिस्टर था जिसका नाम था खिजरा खान। उसने तैमूर की मदद करी थी, किसके खिलाफ, नजरुद्दीन महमूद के खिलाफ। और तैमूर का जो सन था वो कौन था, शाहरुख खान। इस तैमूर का जो पुत्र था, ये तैमूर था जिसने हमला किया था, समरकंद से बिलोंग करता था, उज़्बेकिस्तान के, उसी का एक पुत्र था शाहरुख खान। तो इस तरीके से जो क्या क्या कहा जाता है कि नजीरुद्दीन महमूद को हरा दिया गया था और मार दिया गया था। और उसके बाद अपनी स्टार्ट हो जाती है सैयद डायनेस्टी। तो देखिए, ऐसा माना जाता है कि शाहरुख खान ने जब इसके ऊपर हमला करा था तो फिर तैमूर ने और शाहरुख खान ने मिलकर हमला किया था नजरुद्दीन महमूद के ऊपर। तो फिर खिजरा खान ने तो उसकी मदद करी ही थी, पर फिर तैमूर वापस लौट गया था और फिर उसके बाद शाहरुख खान भी वापस लौट गया था। और ऐसा कहा जाता है कि शाहरुख खान अपना पूरा राजपाट कैसे दे के चला गया था, खिजर खान को दे के चला गया था। और फिर खिजर खान ने किसकी स्थापना करी थी, सैयद डायनेस्टी की स्थापना कर दी थी। सैयद डायनेस्टी का क्या है, 1414 से 1451 तक चला था हमारा सैयद वंश। तो दिस इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट शिया डायनेस्टी ऑफ इंडिया। इसे फर्स्ट शिया डायनेस्टी कहा जाता है इंडिया का। और जो फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज खिजर खान। जो एक खिजर खान था, जो मिनिस्टर था नजरुद्दीन महमूद की कोर्ट के अंदर, उसे ही क्या कहा जाता है, फाउंडर कहा जाता है सैयद डायनेस्टी का। He did not take the title of Sultan. He ruled by taking title Riyat-e-Allah. Riyat-e-Allah। जो नेक्स्ट रूलर था उसका नाम था मुबारक शाह, जो 1421 से 1434 तक उसने शासन किया। और ही वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी एंड ही हैड टुक द टाइटल ऑफ सुल्तान। मुबारक शाह को महानतम शासक कहा जाता है सैयद डायनेस्टी का, और उसने एक टाइटल लिया था सुल्तान का। ही फाउंडेड अ सिटी इन दिल्ली नेम्ड मुबारकाबाद। उसने दिल्ली के अंदर एक सिटी की स्थापना की थी जिसका नाम था मुबारकाबाद। और हिस्टोरियंस ने एक हिस्टोरियन थे जिसका नाम था बाहिया बिन अहमद रसिंदी, जिन्होंने एक किताब लिखी थी तारिक ए मुबारक शाही, जिनके द्वारा किताब लिखी गई थी तारिक ए मुबारक शाही। ही अपॉइंटेड हिज वजीर टू बहलोल, जो कि एक अफगानी था। उसने अपने वजीर जो अपॉइंट करा था, बहलोल को अपॉइंट करा था, जो कि एक अफगानी था। ही गेव ऑल हिज पावर टू बहलोल, और उसने उसे टाइटल दिया था खाना। तो जो कहा जाता है कि जो ये मुबारक शाह ने अपनी पूरा जितना भी उसके पास पावर्स था, जितना उसके पास पोटेंशियल था, वो सब बहलोल के हाथ में दे दिया था। और उसके बाद उसने उसे टाइटल दिया था खाना का। अब उसके बाद अपना मोहम्मद शाह बन जाता है। मोहम्मद शाह राजा बन जाता है 1434 में से 1445 तक। मोहम्मद शाह, हमारा पहले कौन था, मुबारक शाह था, अब कौन है, मोहम्मद शाह। अब जब मुबारक शाह की मृत्यु के बाद जब मोहम्मद शाह राजा बनता है 1434 में, तो फिर ये बहलोल को पसंद नहीं आती। उसने क्या कहते हैं, मोहम्मद शाह जो ये राजा बनता है, वह बहलोल को अपने पुत्र के तौर पर घोषित कर देता है कि यह मेरा पुत्र है। और देखिए, जब जब ऐसा हुआ है, जहाँ जहाँ ज़्यादा नज़दीकियाँ पड़ी हैं वहाँ फिर बाद में झड़प हुई है। तो इसीलिए देखिएगा आगे कि जो क्या हुआ, अलाउद्दीन, उसके बाद मोहम्मद शाह के बाद जो राजा बनता है वो कौन बनता है, मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद जो राजा बनता है वो बनता है अलाउद्दीन आलम शाह, जो कि किसका पुत्र था, मोहम्मद शाह का। जो ये मोहम्मद शाह था जिसने बहलोल को घोषित किया था अपने पुत्र के तौर पे। तो अलाउद्दीन आलम शाह, उसके बाद जो उसका असल पुत्र था
वास्तविक पुत्र था उसका, जो जो अलाउद्दीन आलम शाह, वो राजा बन जाता है। लेकिन इन 1451 अलाउद्दीन आलम शाह सरेंडर्ड हिज थ्रोन, क्योंकि बहलुल शाह कहता है कि तुम या तो अपना ये पूरा सरेंडर कर दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। तो इन 1451 अलाउद्दीन आलम शाह सरेंडर्ड हिज थ्रोन टू बहलुल एंड बहलुल फाउंडेड फर्स्ट अफगानी डायनेस्टी इन इंडिया, और उसने प्रथम अफगानी डायनेस्टी की स्थापना कर दी थी भारत के अंदर। फिर हमारी लोधी डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है, लोधी वंश, और जो फर्स्ट अफगानी डायनेस्टी ऑफ इंडिया कहा जाता है इसे। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसकी स्थापना किसने करी थी, बहलोल लोधी ने करी थी, जो कि क्या था, एक अफगानी था, इसलिए इसे अफगानी डायनेस्टी कहा जाता है प्रथम। आफ्टर बिकेमिंग सुल्तान ही इशूड बहलूली कोइंस ऑफ हिज नेम, ही अटैक्ड एंड कॉन्कर्ड जौनापुर एंड एडेड इट इनटू दिल्ली सल्तनत। देखिए, जो नाम से उसने जो नए नए शहर बसाए थे फिरोज शाह तुगलक ने, तो उसके द्वारा जो एक शहर था जौनापुर जिसे बसाया गया था, तो उसे के ऊपर हमला करके उसे अपने दिल्ली सल्तनत के अंदर मिला लिया था। किसने? लोधी डायनेस्टी का जो राजा था बहलोल लोधी ने। द लास्ट सुल्तान ऑफ शारखी डायनेस्टी वॉज हुसैन शाह और रूलर ऑफ जौनपुर। जो सारखी डायनेस्टी, उस वक्त जो डायनेस्टी चल रही थी जौनपुर के अंदर, वो थी सारखी डायनेस्टी। तो उसका जो लास्ट रूलर था वो हुसैन शाह था, जो कि था रूलर था जौनपुर का। बहलोल लोधी वो सक्सीडेड बाय हिज सन सिकंदर लोधी। बहलोल लोधी का पुत्र हुआ सिकंदर लोधी, और सिकंदर लोधी ही वॉज द ग्रेटेस्ट। अब सिकंदर लोधी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जो सिकंदर लोधी था वो ग्रेटेस्ट रूलर था लोधी डायनेस्टी का। हिज एक्चुअल नेम वॉज निज़ाम खान। जो सिकंदर लोधी का जो एक्चुअल नेम था वो निज़ाम खान था। इन 1504 ही फाउंडेड आगरा एट द बैंक ऑफ यमुना रिवर बाय द नेम ऑफ सिकंदराबाद। सिकंदराबाद नाम से उसने एक नए शहर की स्थापना करी थी जिसका नाम था आगरा, जिसका नाम सिकंदराबाद था पर प्रेजेंट टाइम में वो आगरा है। किसने करी थी आगरा की स्थापना? सिकंदर लोधी ने, जिसका असली नाम क्या था? निज़ाम खान था। इन 1506 ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। उसने 1506 के अंदर उसने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था दिल्ली से आगरा की तरफ। एंड ही ऑल्सो रेनोवेटेड कुतुब मीनार। सिकंदर लोधी ने कुतुब मीनार को भी रेनोवेट कराया है। एंड ही वॉज अ पोएट एंड हिज पेन नेम वॉज गुलरुखी। और जो अपना सिकंदर लोधी था या फिर निज़ाम खान था, वो एक पोएट भी था और उसका जो पेन नेम था वो था गुलरुखी। ही रोट अ फेमस बुक ऑन आयुर्वेदा कॉल्ड फरहांग ए सिकंदरी। उसने एक फेमस बुक की रचना की थी जिसका नाम था फरहान ए सिकंदरी। एंड ही ऑल्सो स्टार्टेड अ मेजरमेंट यूनिट कॉल्ड गज ए सिकंदरी। उसने एक नई मेजरमेंट यूनिट की भी स्थापना करी थी जिसका नाम था गज ए सिकंदरी। एंड ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, जो कि लास्ट रूलर था दिल्ली सल्तनत का। और ही वॉज द लास्ट सुल्तान नेम्ड इब्राहिम लोधी। इसका जो इसे सक्सीड करा था, जो उत्तराधिकारी बना था सिकंदर लोधी का, वो बना इब्राहिम लोधी, जो कि लास्ट रूलर था या लास्ट सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का। इन 1517 के अंदर एक बैटल हुई थी, बैटल ऑफ घटोली, जिसके अंदर किसके बीच में हुई थी? ये इब्राहिम लोधी के बीच में और राणा सांगा के बीच में, जो कि मेवाड़ का राजा था और जिसे संग्राम सिंह भी कहा जाता था। इब्राहिम लोधी के बीच में और राणा सांगा, जो कि मेवाड़ का राजा था, उसके बीच में लड़ाई हुई थी। और इस बैटल के अंदर राणा सांगा डिफीटेड इब्राहिम लोधी। और इस बैटल के अंदर क्योंकि इब्राहिम लोधी काफ़ी कमज़ोर शासक था माना जाता है, तो राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया था। और 1526 के अंदर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ जिसके अंदर इब्राहिम लोधी और बाबर का वो युद्ध हुआ था। और इन दिस बैटल बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोधी एंड किल्ड हिम, हेंस ही फाउंडेड द मुगल डायनेस्टी। अब उसके बाद 1526 के अंदर बाबर के बीच में और इब्राहिम लोधी के बीच में युद्ध होता है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो और इस बैटल के अंदर बाबर हरा देता है इब्राहिम लोधी को और उसे मार देता है। उसे मारकर वह खुद राजा बन जाता है। फिर स्थापना होती है मुगल डायनेस्टी की, एक
मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। फिर इब्राहिम लोदी वॉज द ओनली रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत हु डाइड इन फील्ड ड्यूरिंग अ वॉर। और इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक था जो लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हुआ था, या फिर जो युद्ध भूमि में जिसने अपने प्राण त्यागे थे। तो ये हमारा तुगलक डायनेस्टी, और इसी के साथ हमारा दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो जाता है। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे जो दो नए एम्पायर स्टार्ट हुए थे, ये आरोज हुए थे मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे। तो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, विजयनगर एम्पायर और वहमनी एम्पायर के बारे में। थैंक यू।